संविधान में 10वीं अनुसूची को 1985 में जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और ये 10वीं अनुसूची का जो विषय है वो विषय क्या है? विषय है प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी दल परिवर्तन के आधार पर जो निर्भरताएं उत्पन्न होंगी उनसे संबंधी उपबंध। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन के तहत। 52वें संविधान संशोधन ये संशोधन हुआ था 1985 में। 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत ये जोड़ी गई संविधान में। इसका विषय क्या है? विषय है दल परिवर्तन के आधार पर उत्पन्न निर्भरताओं संबंधी उपबंध। यानी अगर संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल के सदस्य अपना दल परिवर्तित करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई होंगे। वो कौन कौन से कंडीशंस होंगे, वो कौन कौन सी स्थितियां होंगी जब वो सदस्य डिस्क्वालीफाई होंगे, यानी अयोग्य होंगे, निरर्हर होंगे सदस्यता से। इस अनुसूची को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उस समय एक ऐसा दौर चल रहा था जब जो उम्मीदवार निर्वाचित होते थे वो आगे चलकर अपने दल को बदल देते थे। और दल को बदलने के पीछे अनेक कारण थे। जो लालच था, लोभ था, वो कुछ का मंत्री पद प्राप्त करने का था, कुछ का धन प्राप्त करने का था। तो इससे राजनीति में एक तरह से धन का वर्चस्व बढ़ रहा था, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, सरकारें अस्थिर हो रही थीं और ये दो प्रकार से छल हो रहा था यहाँ। एक तो मतदाता के साथ छल हो रहा था, क्योंकि अगर आप कोई उम्मीदवार किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है तो मतदाता तो उस पार्टी की नीतियों के आधार पर वोटिंग कर रहा है और आप निर्वाचित होने के पश्चात किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, यानी आप उस पार्टी की नीतियों को छोड़कर दूसरी पार्टी की नीतियों को स्वीकार कर ले रहे हैं। लेकिन मतदाता ने आपका निर्वाचन उस पार्टी की नीतियों के आधार पर किया था। तो इस प्रकार आप मतदाता के साथ छल कर रहे हैं। अपने राजनीतिक दल के साथ जो छल कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि मतदाता छला जाता था और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती थी, सरकारें अस्थिर होती थी। जब सरकारें अस्थिर होंगी तो देश में विकास कार्य बाधित होंगे, बार बार चुनाव की समस्या उत्पन्न होगी जिससे देश पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन पर रोक लगाने संबंधी उपबंध किए गए। इस अनुसूची का उल्लेख संविधान के जिन अनुच्छेदों में है, अनुच्छेद 102 का जो दूसरा पार्ट है उसमें 10वीं अनुसूची का उल्लेख है और 191 का जो दूसरा पार्ट है उसमें इस अनुसूची का उल्लेख है। तो इन अनुच्छेदों में सीधे 10वीं अनुसूची का उल्लेख है। जैसे 102 अनुच्छेद 102 क्या कहता है? अनुच्छेद 102 में दो पार्ट है, 102(1) और 102(2). 102 ये कहता है कि सदस्यों की निर्भरता संबंधी उपबंध इसमें दिए गए हैं। संसद सदस्यों की निर्भरता संबंधी उपबंध इसमें है। निर्भरता संबंधी उपबंध कि सदस्य कब कब निर्भर होगा, कब कब अयोग्य होगा, कब कब डिस्क्वालीफाई होगा। तो इसमें 102(1) में 4 बातें बताई गई हैं। एक तो यदि कोई सदस्य लाभ का पद धारित करता है तो सदस्यता के लिए अयोग्य होगा। दूसरा, वह अनसाउंड माइंड है। तीसरा, वह अनुमोचित दिवालिया घोषित है। और चौथा, उसने भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया है, किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लिया है। तो ऐसी 4 स्थितियों में वह सदस्यता से अयोग्य होगा। 102(2) में
एक और स्थिति बताई गई है और उसी में कहा गया है कि 10वीं अनुसूची में जो उपबंध किए गए हैं उस अनुसार भी सदस्य अयोग्य होगा। यानी यहाँ 10वीं अनुसूची में जो दल बदल संबंधी, दल परिवर्तन संबंधी जो बातें बताई गई हैं उसके अनुसार भी सदस्य अयोग्य होगा। तो 102(1) में जो 4 स्थितियां बताई गई हैं उसके अनुसार अयोग्य होगा, और फिर 102 में 10वीं अनुसूची में के अनुसार दल परिवर्तन की जो स्थितियां बताई गई हैं, जो दशाएं बताई गई हैं, उसके अनुसार भी वह अयोग्य होगा, डिस्क्वालीफाई होगा। ऐसे ही 191 ये राज्य विधानमंडलों से संबंधित है। 191 में भी 2 पार्ट हैं, 191(1) और 191(2). इसमें भी वही बातें हैं। 191(1) में वही 4 आधार बताए गए हैं जिससे राज्य विधानमंडल के सदस्य अयोग्य हो सकते हैं। एक तो कि वो किसी लाभ के राज्य के किसी लाभ के पद को धारित करता हो, दूसरा अनसाउंड माइंड हो, तीसरा अनुमोचित दिवालिया हो, चौथा वह भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया हो। 191(2) में फिर वही बातें बताई गई कि राज्य विधानमंडल के सदस्य भी 10वीं अनुसूची में बताए गए दल परिवर्तन संबंधी कंडीशंस के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ 102(2) और 191(2) में 10वीं अनुसूची का सीधे सीधे उल्लेख किया गया है। अब इस अनुसूची में दल परिवर्तन संबंधी जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं। तो सदस्य जो हैं मुख्यतः 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक जिन्हें हम स्वतंत्र उम्मीदवार कहते हैं, स्वतंत्र उम्मीदवार जिन्हें हम कहते हैं, जो कि किसी पार्टी के मेंबर नहीं होते हैं, किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। दूसरे दलीय उम्मीदवार और तीसरे नाम निर्देशित सदस्य, नॉमिनेटेड सदस्य। ठीक, तो ये उम्मीदवार अगर जीतता है तो ये सदस्य बनेगा, ये जीतते हैं तो ये सदस्य बनेंगे। ठीक, अगर स्वतंत्र उम्मीदवार चुनाव जीतता है, किसी पार्टी का सिंबल उसके पास नहीं है, जिसे हम निर्दलीय या स्वतंत्र उम्मीदवार कहते हैं, तो यह चुनाव जीतता है, यह सदन का या राज्य विधानमंडलों का सदस्य बनता है, और सदस्य बनने के पश्चात यह किसी दल का सदस्य बन जाता है, तो वैसी स्थिति में यह डिस्क्वालीफाई होगा, अयोग्य होगा, निरर्हर होगा। तो एक कंडीशन स्वतंत्र उम्मीदवारों के संदर्भ में है कि वह सदस्य बनने के पश्चात अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, किसी पार्टी का सदस्य बन जाता है, तो वह डिस्क्वालीफाई होगा। यहाँ दलीय उम्मीदवारों, दलीय सदस्यों के संदर्भ में 2 कंडीशंस हैं। पहला कि वह स्वेच्छा से दल से त्याग पत्र दे दे, दल छोड़ दे। दूसरा कि दल द्वारा दिए गए निर्देश का उल्लंघन करे। दल जब सदन में या राज्य विधानमंडलों में जब वोटिंग होती है तो दल द्वारा निर्देश दिए जाते हैं या व्हिप जारी किया जाता है कि आपको अमुक मुद्दे पर पक्ष में वोटिंग करनी है या विपक्ष में वोटिंग करनी है। सदस्य उन निर्देशों का पालन करते हैं। यदि कोई सदस्य उन निर्देशों का पालन नहीं किया, दल का निर्देश है कि आपको पक्ष में वोटिंग करना है और सदस्य ने विपक्ष में वोटिंग किया, तो ये माना जाएगा कि दल के निर्देशों का सदस्य ने पालन नहीं किया, उसका उल्लंघन किया, या वो वोटिंग में ही भाग न ले, तब भी उसे माना जाएगा कि दल के निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। ऐसे में अगर दल ने उसे 15 दिन के अंदर क्षमा नहीं कर दिया, तब वह अयोग्य होगा। उल्लंघन करता है और दल द्वारा 15 दिनों के अंदर उसे क्षमा नहीं किया जाता है,
उसे क्षमा नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, तब वह अयोग्य होगा। ये 2 कंडीशंस हैं दलीय सदस्यों के संदर्भ में कि वह स्वेच्छा से या तो स्वेच्छा से दल छोड़ दे तब भी डिस्क्वालीफाई होगा। दूसरा, अगर सदन में वोटिंग किसी विषय पर होनी है, उसमें दल द्वारा कोई निर्देश दिया गया है कि पक्ष में वोटिंग करना है, विपक्ष में वोटिंग करना है, अगर सदस्य उस निर्देश का पालन नहीं करता है और दल उसे इस कार्य के लिए 15 दिन के अंदर क्षमा नहीं कर देता है, तब वह सदस्य अयोग्य माना जाएगा। नाम निर्देशित जो सदस्य हैं, नाम निर्देशित सदस्यों के संदर्भ में यह कहा गया कि अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188 के तहत वो शपथ और प्रतिज्ञान जब ले लेते हैं, अनुच्छेद 99 में संसद सदस्यों के शपथ एवं प्रतिज्ञान संबंधी उपबंध है। अनुच्छेद 88 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों के शपथ और प्रतिज्ञान संबंधी उल्लेख है। तो शपथ और प्रतिज्ञान के पश्चात वह अपना सीट धारण करता है। सदन में शपथ और प्रतिज्ञान के बाद ही अपना सीट धारण करता है। तो शपथ और प्रतिज्ञान के पश्चात 6 माह के बाद किसी दल का सदस्य बनता है, तब यह अयोग्य हो जाता है। 6 माह के पूर्व नहीं, 6 माह के पश्चात अगर किसी दल का सदस्य बनता है, तब यह नाम निर्देशित सदस्य अयोग्य हो जाता है। तो तीनों सदस्यों के दल परिवर्तन संबंधी जो कंडीशंस हैं वो ये हैं। अब ये अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 99 कहता है कि संसद सदस्य राष्ट्रपति द्वारा इनकी शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति इस कार्य के निमित्त किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, वह व्यक्ति इन लोगों को शपथ दिलाएगा और शपथ का जो प्रारूप होगा वो 3री अनुसूची में दी गई है। 3री अनुसूची में संसद सदस्यों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए जो शपथ का प्रारूप दिया गया है, उस प्रारूप के अनुसार ये लोग शपथ लेंगे। ठीक, वैसे ही 188 क्या कहता है? 188 कहता है राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ, राज्यपाल द्वारा ये शपथ दिलाई जाएगी या राज्यपाल इस निमित्त किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है तो उसके द्वारा ये शपथ दिलाई जाएगी। इनका शपथ प्रारूप भी 3री अनुसूची में ही दिया गया है। ठीक, अब ये सदस्य जब इन कंडीशंस के आधार पर डिस्क्वालीफाई होंगे तो इनका विनिश्चय कौन करेगा कि ये अयोग्य हैं कि नहीं है? तो ये पीठासीन अधिकारियों द्वारा, सदन के संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारियों द्वारा यह कार्य किया जाएगा। इसके पहले कुछ छूट भी दी गई है, कुछ लोगों को इससे छूट मिली हुई है। छूट जो सदन के पीठासीन अधिकारी हैं उन लोगों को ये छूटें मिली हुई हैं। जैसे लोकसभा में किसको छूट मिली है? लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। राज्यसभा में यह छूट सिर्फ उपसभापति को मिली है। राज्यसभा में यह छूट सिर्फ उपसभापति को मिली है। विधानसभा में यह छूट अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मिली है, विधान परिषद में यह छूट विधान परिषद के जो सभापति हैं और उपसभापति हैं दोनों को मिली है। यहाँ राज्यसभा में सिर्फ उपसभापति को मिली है, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति है वो पदेन उपराष्ट्रपति है और वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है। ठीक, तो ऐसे में राज्यसभा में सिर्फ उपसभापति को ये छूट मिली हुई है। अब ये जो छूटें मिली हुई हैं, क्या छूट है? छूट यह है कि ये लोग अपने इन पदों को धारित करने के बाद जिस पार्टी के ये सदस्य हैं उस पार्टी से ये त्यागपत्र दे सकते हैं, स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकते हैं। इनके सदस्यता पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो ये लोग पद धारित करने के पश्चात दल से त्यागपत्र दे सकते हैं। इनकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस कार्यकाल के दौरान अपने दल यानी जिस दल में थे, अपने दल या अन्य किसी दल के सदस्य नहीं बनते हैं तब इनकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये लोग पद धारित करने के पश्चात अपने दल से त्यागपत्र दे दें और कार्यकाल के दौरान अपने दल में या किसी अन्य दल के सदस्य न बने तब इनकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह है, दूसरी छूट यह है कि ये जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाए तो कार्यकाल के पश्चात ये अपने पुराने दल के सदस्य बन सकते हैं, फिर अपनी सदस्यता ले सकते हैं। कार्यकाल के पश्चात अपने दल यानी जिस दल में थे, अपने दल की सदस्यता पुनः ले सकते हैं, तब भी इनकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये दो कंडीशंस हैं। इन लोगों को दो प्रकार की छूट मिली हुई है जो पीठासीन अधिकारी हैं सदन के और राज्य विधान मंडलों के। ठीक, अब विनिश्चय करेगा ये कोई सदस्य अयोग्य हो गया है या नहीं हुआ है, इस बात का न्याय निर्णय या विनिश्चय कौन करेगा? तो विनिश्चय का जो अधिकार दिया गया है, वो पीठासीन अधिकारियों को दिया गया है। पीठासीन अधिकारी जो है उनको, पीठासीन अधिकारी जो लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, लोकसभा में अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में सभापति हैं, वैसे ही विधानसभा में अध्यक्ष हैं, विधान परिषद में सभापति हैं। तो ये लोग इसका विनिश्चय करेंगे। विनिश्चय कैसे करेंगे उस संबंध में ये नियम बनाएंगे। ये 10वीं अनुसूची के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नियम बनाएंगे। 10वीं अनुसूची के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नियम बनाएंगे और इस नियम को ये लोग 30 दिन के लिए सदन में रखेंगे। 30 दिन के लिए सदन में रखेंगे, यानी वो जिस सदन से संबंधित है उस सदन में इसे रखा जाएगा। सदन के सदस्यों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाएगा या परिवर्तन किया जाएगा, इसे खारिज किया जाएगा, ये सदन के ऊपर निर्भर है। सदन जिस रूप में इसे स्वीकार करेगा उस रूप में इसे अंततः माना जाएगा। तो 30 दिन के लिए सदन में ये रखा जाएगा। नियम में ये भी कहा जाएगा कि पीठासीन अधिकारी जानेगा कैसे, मामला उसकी सुनवाई कैसे करेगा कि कोई सदस्य योग्य हो गया है या अयोग्य है। उसके लिए किसी सदन के किसी सदस्य द्वारा उसे के पास शिकायत की जाएगी। तो सदन के किसी सदस्य द्वारा शिकायत करने पर यह कार्रवाई शुरू करेगा। शिकायत करने पर कार्रवाई आरंभ होगी पहले। फिर यह भी कहा गया है कि ये जो नियम बने हैं, इन नियमों का किसी भी सदस्य द्वारा यदि उल्लंघन किया जाता है तो इसे सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। नियमों का उल्लंघन सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा।
विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा। ठीक। अब सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला गया, ये कहा गया कि यह जो कार्रवाई की जा रही है पीठासीन अधिकारी द्वारा, यह सदन की कार्रवाई मानी जाएगी। पीठासीन अधिकारी द्वारा जो विनिश्चय किया जा रहा है यह सदन की कार्रवाई मानी जाएगी, सदन की कार्रवाई। अब सदन की कार्रवाई पर न्यायालय को समीक्षा करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 122 और अनुच्छेद 212 सदन, अनुच्छेद 122 सदन के लिए है, संसद के लिए है। अनुच्छेद 212 राज्य विधानमंडलों के लिए है। अनुच्छेद 122 कहता है कि सदन की कार्रवाई की समीक्षा न्यायालयों द्वारा नहीं की जाएगी। 212 में भी राज्य विधानमंडल की कार्रवाइयों की समीक्षा न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। तो जब विनिश्चय को सदन की कार्रवाई मान लिया गया तो न्यायालय इसकी समीक्षा नहीं कर सकता। लेकिन 1992 में की हो तो होलोहन बनाम हेचिल्लो वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये सदन की कार्रवाई नहीं है, पीठासीन अधिकारी का यह जो कृत्य है यह सदन की कार्रवाई नहीं मानी जाएगी। तो 1992 में की हो तो होलोहन जेचिल्लो वाद में बनाम की तो होलोहन बनाम जेचिल्लो एवं अन्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि यह सदन की कार्रवाई नहीं मानी जाएगी, सदन की कार्रवाई नहीं है, कार्रवाई नहीं है। ये दुष्भावना के आधार पर इसकी समीक्षा की जा सकती है। फिर इसी वाद में ये कहा गया कि चूंकि पीठासीन अधिकारी किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं तो वो सदस्य के अपने दल के प्रति वायस होते हैं, अपने दल के प्रति झुके होते हैं। लेकिन इस बात को न्यायालय ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों में पूरे सदन का विश्वास होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है जो कि सदन की कार्रवाई को संचालित करने में अपनी निष्पक्ष भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में इस तरह का आरोप इन पे नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इनके इन विनिश्चयों का दुष्भावना के आधार पर समीक्षा की जा सकती है। यानी जो न्यायालय की समीक्षा से जो रोका गया था वो अब समाप्त हो गया। ठीक। अब एक कंडीशन, दूसरी बात जो इस अनुसूची में कही गई कि दलों का विलय हो सकता है कि नहीं, दल का विलय और टूट, दल का टूट और दल का विलय। तो टूट के संदर्भ में 52वें संविधान संशोधन में जो बात कही गई थी कि अगर किसी दल के जो विधानमंडल या संसद में उस दल के जितने सदस्य हैं उन सदस्यों में से अगर 1/3 सदस्य दल से बाहर चले जाते हैं, दल को तोड़ देते हैं, तो उनकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 1/3 सदस्य मिलकर दल को तोड़ सकते थे, दल को तोड़ सकते थे 1985 के प्रावधान के तहत। ये सदस्य दल से बाहर जा सकते, जैसे कोई सदस्य स्वेच्छा से दल से बाहर जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त होगी, वो अयोग्य होगा। लेकिन अगर 1/3 सदस्य मिलकर, कम से कम 1/3 सदस्य मिलकर बाहर जाते हैं, वो कोई अन्य दल गठित करते हैं या किसी दूसरे दल में चले जाते हैं, तब उन लोगों की इन सब की सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा उस समय कहा गया था। लेकिन 91वें संशोधन में ये कहा गया कि इस तरह का जो प्रावधान है ये अब नहीं रहेगा। यानी अब दल टूटने की कोई संभावना नहीं है। आप 1/3, 2/3, 1/4 कितने भी लोग अगर दल को तोड़ेंगे, दल से बाहर जाएंगे, तो उन सब की सदस्यता जाएगी। यानी 91वें संविधान संशोधन ने दल टूटने पर रोक लगा दिया। तो अब ये कंडीशंस नहीं है, समाप्त है। दल का विलय के संदर्भ में कहा गया कि कोई दल दूसरे दल में अपना विलय कर सकता है, विलय की अनुमति है। कोई भी दल
दूसरे दल में अपना विलय कर सकता है। बस इसके लिए एक शर्त है, एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि उस दल के जो दल दूसरे दल में विलय करना चाहता है, उस दल के जो राज्य विधानमंडल में जितने सदस्य हैं या संसद में जितने सदस्य हैं, उन सदस्यों के 2/3 सदस्य, कम से कम 2/3 सदस्य यदि विलय से सहमत हैं तब विलय संभव है। तो 2/3 सदस्य यदि विलय से सहमत हैं, विलय से सहमत है, तब विलय संभव है, विलय संभव है। कम से कम 2/3 सदस्य विलय से सहमत होने चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी राज्य विधानमंडल, किसी विधानसभा में 30 सदस्य हैं किसी दल के, किसी विधानसभा में किसी दल के 30 सदस्य हैं, उसमें से वह दल किसी दूसरे दल में अपना विलय करना चाहता है, तो इन 30 सदस्यों के 2/3 हुए 20, यानी कम से कम 20 सदस्य इस विलय से सहमत हो। यदि 20 सदस्य इस विलय से सहमत है तो यह दल अपना विलय किसी दूसरे दल में कर सकता है, यह संभव है। 91वें संविधान संशोधन में कुछ अन्य बातें भी कही गई। जो अन्य बातें कही गई उसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद की जो आकार है उसकी सीमा निर्धारित की गई। 91वें संशोधन 2003 में हुआ था, 91वां संशोधन 2003 में हुआ, और इसमें मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या की सीमा निर्धारित की गई, अधिकतम सीमा निर्धारित की गई, सदस्य संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई, अधिकतम सीमा निर्धारित की गई। इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कहा गया कि प्रधानमंत्री सहित 15% मंत्री हो सकते हैं। अब ये 15% लोकसभा की जो सदस्य संख्या है, उस सदस्य संख्या का 15% अधिकतम मंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं। उसमें से कुछ कैबिनेट होंगे, कुछ राज्य मंत्री होंगे, कुछ स्वतंत्र प्रभार होंगे, तो ये सब मिलाकर 15% होने चाहिए मैक्सिमम। राज्य विधानमंडलों, राज्य मंत्रिपरिषदों के विषय में क्या कहा गया? यहाँ कहा गया कि यहाँ भी वही स्थिति है, मुख्यमंत्री सहित 15% अधिकतम हो सकते हैं। लेकिन कुछ राज्य विधानसभा की सीटें बहुत कम है। जैसे मान लीजिए किसी राज्य विधानसभा की सीट 60 ही है, तो 60 का 15% 9 ही हुआ, तो वहाँ मुख्यमंत्री सहित 9 लोग ही मंत्री बन सकते हैं। तो ऐसे में वहाँ समस्या है कि 9 लोग पूरे सरकार के कामकाज चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। तो ऐसे में कहा गया कि यहाँ अधिकतम मुख्यमंत्री सहित 15% और कम से कम 12 ये कंडीशन राज्य मंत्रिपरिषदों के लिए निर्धारित की गई, और ये कंडीशन केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए निर्धारित की गई 91वें संविधान संशोधन में। तो 10वीं अनुसूची में जो दल परिवर्तन संबंधी प्रावधान है, उनको हम लोगों ने देखा कि जो स्वतंत्र सदस्य हैं, जो किसी दल से संबंधित नहीं है, उनकी सदस्यता कैसे जाएगी। वो किसी दल के सदस्य बन जाते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। जो दलीय सदस्य हैं उनकी सदस्यता कैसे जाएगी, तो यदि वो दल को स्वेच्छा से छोड़ देते हैं तब सदस्यता जाएगी। दल के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं और दल उन्हें 15 दिनों के अंदर क्षमा नहीं करता है तब सदस्यता जाएगी। और नाम निर्देशित सदस्य शपथ प्रतिज्ञान के 6 माह के पश्चात किसी दल की सदस्यता लेते हैं तब उनकी सदस्यता जाएगी। दलों के टूटने की स्थिति भी हम लोगों ने देखी और दलों के विलय की स्थिति भी देखी। विनिश्चय पीठासीन अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, और पीठासीन अधिकारियों को जो छूटें मिली हुई हैं उसको भी हम लोगों ने देखा। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि यदि पीठासीन अधिकारी का ही मामला है तब उसका विनिश्चय कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी का भी मामला हो सकता है, छूट जो दी गई है तो उसके साथ कुछ कंडीशंस भी लगाई गई हैं। अगर वो उन कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तब उनका भी मामला बनेगा। तो उसके संदर्भ में कहा गया कि पीठासीन अधिकारी का ही अगर मामला हो तो खुद अपने मामले में तो नया निर्णय करेगा नहीं, उसका विनिश्चय करेगा नहीं। तो ऐसे में जिस सदन का या जिस सदन का मामला होगा
उस सदन के सदस्य इस कार्य के लिए किसी को चुनेंगे, विनिश्चय करने के लिए किसी को चुनेंगे, किसी सदस्य को चुनेंगे। वो सदस्य इसका विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। ठीक, तो उसी सदन के सदस्य अपने में से किसी को इसका विनिश्चय करने के लिए चुनेंगे और उसका फैसला अंतिम होगा।